5% है, लेकिन मात्र 0.01% घोटालेबाज मुसलमान है, जबकि 90% घोटालेबाज गुजराती हैं। आप उन पर सवाल नहीं उठाते। तो आपको मुख्तार अंसारी से खतरा है या नीरव मोदी से? पूरे भारत को रौंद डाला, माताओं बहनों का सार्वजनिक बलात्कार किया, हमारी संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा और समृद्धि को तहस नहस कर डाला। गुजरातियों ने कभी भी बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ हथियार नहीं उठाया है और नहीं उठाता। एक व्यापारी कभी सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। एक व्यापारी कभी देश को बचाने के लिए बंदूक नहीं उठाता। उन्हें प्रधानमंत्री बना करके गलती कर चुके हैं जिसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है। 1947 से लेकर आज तक भारतीय सीमा पर एक भी गुजराती ने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी, अर्थात एक भी गुजराती सीमा पर शहीद नहीं हुआ। बैंकिंग घोटाले, फाइनेंशियल घोटाले, सभी घोटाले, 90% घोटाले गुजरातियों ने किया। 500 करोड़ से ऊपर का कर्ज किन लोगों ने लिया है? मैं भी कहता हूं उसमें भी 90% गुजराती है। देश का उतना सर्वनाश नहीं किया जितना आपके लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने। जी मोदी जी, देश को प्रधानमंत्री बनकर के चलाइए, देश को गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर मत चलाइए, या तो फिर गुजरात चले जाइए। चुनाव की लिस्टें जारी होनी शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी लिस्टें जारी शुरू कर दी हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने किसानों से धोखा किया है और कुछ विषय को लेकर के राकेश टिकैत जी शायद आंदोलन पर बैठने वाले हैं। बहुत जल्द वो आंदोलन शुरू कर देंगे। तो जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उस पर आप एकदम से निगाह रखिए। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की कुछ पार्टियां या एक और दो पार्टी और पंजाब की पार्टियों ने किसानों को महत्व देते हुए अन्न लेकर के कसम खा रहे हैं कि वो जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लोगों का भरोसा बुरी तरह से तोड़ा है, लोगों को निराश किया है, और उस निराशा में अब जल्दी लोग भरोसा करें, किसान भी भरोसा कर पाए, इसके लिए लोग अन्न लेकर हाथों में कसम खाना शुरू कर दिए हैं। यह है एकता की ताकत, आंदोलन की ताकत, किसानों के आंदोलन की ताकत। जैसा कि जो बातचीत बड़े नेताओं से चल रही है, जो समाचार मिल रहे हैं कि चुनाव से पहले, चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जनता पार्टी जितनी कोशिश कर ले हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाने का, लेकिन मुद्दा तो बनेगा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, और सबसे बड़ा मुद्दा होगा मेरे दोस्तों किसान आंदोलन, किसानों का महत्व। और किसानों का महत्व अब आपके समझ में भी आने लगा होगा कि जब पार्टियों को अपने हाथों में अन्न लेकर अन्न कसम खाना पड़ जाए, अन्न लेकर शपथ खाना पड़ जाए, तो समझिए कि पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने कितना दिल तोड़ा है, कितना दमन किया है किसानों का। अब वो विश्वास फिर से लेना चाहते हैं, अब वो विश्वास पाना चाहते हैं। ये बताकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अब जो सामने चुनाव होंगे, परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें किसान प्रमुख मुद्दा होगा। और किसान प्रमुख मुद्दा होगा तो किसान बिल भी प्रमुख मुद्दा होगा, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज दूसरे विषय को हम आपके सामने लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी
चुनाव के लिए हमेशा एक मुद्दे का इस्तेमाल करती है, एक बात का इस्तेमाल करती है, एक विषय का इस्तेमाल करती है। चुनाव लड़ने के लिए उसके पास कोई विषय नहीं होता, और वो है 80-20, यानी हिंदू और मुसलमान। अच्छी बात है, तो इस पर भी बहस होनी चाहिए। मैं वैसे इस मुद्दे को मुद्दा नहीं मानता, मैं इससे काफी दूर रहता हूं, इस पर कभी बोलता नहीं, लेकिन जरूरत है बोलने की, इसलिए बोलना पड़ रहा है। और आज मैं आप लोगों के सामने ऐतिहासिक रूप से एक गूढ़ सच्चाई रखने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इसे तेजी से ग्रुप में शेयर करें, जिससे और भी लोग जुड़ जाएं। मैं आपका इंतजार ही कर रहा हूं कि जैसे ही आप जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं मूल विषय पर आ जाऊं। अभी मैं आपको भूमिका क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक ये साबित नहीं कर पाए हैं, या ये देश के सामने अपने आप को एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, या खुद को वो प्रधानमंत्री नहीं मान पाए हैं। ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी आज जो भी काम कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी का जो भी निर्णय होता है, या नरेंद्र मोदी का जो विजन है, मिशन है, जो भी है, एक मुख्यमंत्री के लेवल का मिशन है। आज भले ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका कार्य, उनकी एक्टिंग, उनका निर्णय, सब कुछ गुजरात के मुख्यमंत्री जैसा है। ये आप भी महसूस कर रहे होंगे, और अब पूरा देश महसूस करने लगा है। तो जब एक गुजरात के मुख्यमंत्री की तरह आपका एक प्रधानमंत्री काम करेगा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह जब आपका प्रधानमंत्री काम करेगा, तो निश्चय ही वो देश के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी आज भी अपने मुख्यमंत्रित्व काल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उबर नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं मूल विषय पर, जो मैंने आज टैगलाइन डाला था कि 5% के लिए, 5% लोगों के लिए नरेंद्र मोदी 95% लोगों का दमन करते हैं। 5% लोग, मतलब सीधे मैं कहना चाहता हूं, मैं इस वक्तव्य से यह नहीं कहना चाहता, ना तो मैं प्रदेशवाद की बात कर रहा हूं, ना मैं जातिवाद की बात कर रहा हूं, ना संप्रदायवाद की बात कर रहा हूं, लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य और नरेंद्र मोदी के कार्य और कार्यों की स्टाइल को आपके सामने लाना चाहता हूं। यह बहुत घातक और खतरनाक है। क्या मैंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री की तरह, प्रधानमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री की तरह कार्य कर रहे हैं। तो आते हैं हम उस विषय पर कि 5% मतलब एवरेज 5 to 7% गुजरात की जनसंख्या होगी। 5 से 7% के एवरेज में गुजरात की जनसंख्या होगी। तो 5% लोगों के लिए नरेंद्र मोदी 95% लोगों का दमन कर रहे हैं, यानी पूरे भारत के लोगों का, अदर देन गुजरातीज, अदर देन गुजरात को छोड़ करके नरेंद्र मोदी 5% लोगों के लिए, उस 5% में कुछ लोगों के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि किसी प्रदेशवाद की तरह ना लें, जबकि नरेंद्र मोदी खुलेआम 80-20 से एक संप्रदायवाद की बात करते हैं। मैं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तथ्य को आपके सामने लाने की ऐतिहासिक रूप से कोशिश कर रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी 5% लोगों के लिए 95% लोगों का, भारत के 95% लोगों का दमन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और उसी पाप को छुपाने के लिए, उस दमन और दोहन के पाप को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी 80-20 का नारा देते हैं।
नरेंद्र मोदी खेल करते हैं, लोगों को 80-20 के जरिए बरगलाते हैं, लोगों को हिंदू और मुसलमान करके बरगलाते हैं। अब 5% कौन है आप समझ गए। 95% पूरा देश है। और नरेंद्र मोदी का जो नारा होता है वो 80 और 20 का होता है। 80% कौन है आप समझ रहे हैं, जिसे नरेंद्र मोदी अपनी भाषा में हिंदू कहते हैं, और 20% मुसलमान, जिसे नरेंद्र मोदी अपनी भाषा में 20% को मुसलमान मानते हैं। तो अब इसके अध्ययन का विषय है। इस विषय को आपके सामने खुलासा करेंगे कि क्या यह सच है कि 20% नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सालार और जो भी लोग मुसलमानों को जो निशाना बनाते हैं, मुसलमानों को सामने रखकर उन्हें कहते हैं कि आतंकवाद उनके कारण है और अराजकता उनके कारण है, सारे अपराधी उस 20% में से आते हैं। और आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीधे सीधे नाम लेकर यह कहा गया कि मुख्तार अंसारी और 2-4 नाम, अतीक अहमद वगैरह 2-4 नामों को लेकर यह कहने की कोशिश की गई कि सब अपराधी यही हैं। तो क्या यह सच है, इस बात को आपके सामने आज मैं रखूंगा ऐतिहासिक रूप से। और इसे जो मैं कह रहा हूं, इसे आप गूगल करके आराम से सर्च कर सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है या गलत। और ये नरेंद्र मोदी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 5% जिसके लिए नरेंद्र मोदी काम करते हैं उस पर पर्दा डालने के लिए 95% का जो दोहन करते हैं, भारत के 95% जनसंख्या का जो दोहन करते हैं 5% के लिए, उस अपराध पर पर्दा डालने के लिए 80-20 का नारा देते हैं, 80-20 के सबूत छोड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, उस पर चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव की बारी आती है तो वो 80-20 पर चुनाव लड़ते हैं। जब काम करने की बारी आती है तो 5 और 95 का नारा देते हैं, काम करते हैं और विजन रखते हैं। 5 और 95 का दोहन करो और 5% वालों को सब कुछ भर दो। यह नरेंद्र मोदी का मिशन है। अब 80-20 का जवाब 5 और 95 से दे सकते हैं। पहले ऐतिहासिक रूप से इस बात को आप समझ लीजिए। मैं हमेशा कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, इस तथ्य को आप देख भी लीजिएगा। सबसे पहले मुगलों का पदार्पण, मुगलों का आक्रमण, मुगल आए, सबसे पहले कहां से आए। पहली बात मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि मुगल और मुसलमान दोनों एक जोड़ करके आप कभी भी मत देखना। मुगल अलग हैं थे और मुसलमान अलग हैं। मुसलमान वो हैं जो हमारे ही देश के लोग कन्वर्ट होकर के जबरदस्ती कन्वर्ट कराए गए और मुसलमान बने, वो मुसलमान है। और मुगल जो थे वो आए थे जिनके वंशज और जो अब खत्म हो चुके हैं वो पहले ही खत्म हो गए थे। तो अब सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि गुजरातियों ने, इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में आपको पेश कर रहा हूं, इसे आप हर जगह हर आदमी तक इस बात को पहुंचाइए जिससे नरेंद्र मोदी का ये जो दाव है कि 80-20 के नाम से हमेशा चुनाव में वोट मांगते हैं वो तोड़ा जा सके। और जब इस बात को आप सामने रखेंगे तो वो 80-20 से पीछे भाग जाएंगे। पहली बात, गुजरातियों ने मुगलों को बुलाकर देश को गुलाम बनाया। इसको गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इतिहास में यही सत्य मिलेगा। गुजरातियों ने मुगलों को बुलाकर देश को गुलाम बनाया। परिणाम क्या हुआ? मुगलों ने भारतीय हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर किया। मुगलों ने भारतीय हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया। तो दोषी कौन है मेरे दोस्त? मुगलों को बुलाने वाले दोषी हैं या ये मुसलमान जिन्हें, जो हिंदू हैं, जो अपने ही देश के हैं, उन्हें जिनको आज दोषी बनाना चाहते हैं वो दोषी हैं? दोषी कौन? पॉइंट क्वेश्चन मार्क है। अब इसको आप सर्च कीजिए और देखिए। दूसरा पॉइंट, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की सहभागिता 30% रही।
ऐतिहासिक तथ्य मैं बता रहा हूं, आप इसको निकाल करके अपने तरीके से इतिहास को खंगाल करके देख लीजिएगा। अगर कहीं झूठ हो तो मुझे बोलिएगा। आजादी की लड़ाई में आप कहीं भी किसी भी दिल्ली के जंतर मंतर या दिल्ली जहां भी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थानों पर या सेलुलर रिजर्व में जहां भी जाएंगे, आपको जो नाम सामने दिखाई देगा वहां लिखा मिलेगा, उसमें यही आपको परसेंटेज जब देखेंगे तो यही मिलेगा। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की सहभागिता 30% रही, लेकिन आजादी की लड़ाई में गुजरातियों की सहभागिता 0% रही। और बड़े आदर के साथ दो बातें मैं बताता हूं। मैं आजादी की लड़ाई में सहभागिता की जो बात कर रहा हूं वो उनकी बात कर रहा हूं जो जिन्होंने अपनी शहादत दी, आजाद कराने के लिए भारत को अपनी शहादत दी, प्राणों को निछावर किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई मैं जब कहता हूं कि आजादी की लड़ाई में गुजरातियों की सहभागिता 0% रही, तो कुछ लोग पलटकर सवाल कर देते हैं कि गांधी जी और पटेल जी कौन थे। तो मेरा कहना यही है कि आप इसको ऐतिहासिक रूप से चेक कर लीजिएगा। मैं उनको आजादी की बात कर रहा हूं जो अपने प्राणों की आहुति दी, यानी शहीद हुए, अंग्रेजों के जेलों में अंग्रेजों की गोलियों से जो शहीद हुए उनमें 0% थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, आदरणीय हैं, लेकिन अहिंसा के पुजारी थे, वो शहीद भी नहीं हुए थे, आजादी के लिए शहीद नहीं हुए। आजादी के बाद उनका जो भी हुआ गलत हुआ, जो हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता। उसके बाद पटेल जी सत्ता में रहकर बाद में उनका अंतकाल हुआ, तो वो भी शहीद नहीं है। मैंने कहा कि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की सहभागिता 30% रही है, लेकिन आजादी की लड़ाई में गुजरातियों की सहभागिता 0% रही है। तो फिर से कन्वर्टेड का मतलब क्वेश्चन मार्क, राष्ट्रवादी कौन? अब आप ढूंढिए, आप गूगल कीजिए, आप किसको 30% आजादी में भाग लेने वाले मुसलमानों को के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, या 0% आजादी की लड़ाई में नहीं भाग लेने वाले ये आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा ऐतिहासिक रूप से और आगे बढ़िए। मैंने कहा कि राष्ट्रवादी कौन, यह आपको तय करना है, क्योंकि मैंने आपको ऐतिहासिक तथ्य बता दिया। अब हम आते हैं मेरे दोस्त तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट बहुत ही सेंसिटिव है, उसको ध्यान से सुनिएगा। भारत में गुजरातियों की जनसंख्या, आज मैं आपका 1 घंटा नहीं लूंगा, इसे अधिक से अधिक बड़ी तेजी से शेयर कीजिए। भारत में गुजरातियों की जनसंख्या 5 to 7% अब की है। वो जूनागढ़ को गुजरात माना जाता था, वो क्या रही होगी उस समय के अनुसार। भारत में गुजरातियों की जनसंख्या 5% है, लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि लेकिन इनकी जनसंख्या तो 5% है, लेकिन 90% घोटालेबाज। मैं सारे गुजरातियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बड़ी विनम्रता से उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच यही है। अगर मैं सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है वो है। तो भारत में गुजरातियों की जनसंख्या 5% है, मात्र 5%, एवरेज अब 7% होगी, लेकिन 90% घोटालेबाज गुजराती है, नोटिफाइड घोटालेबाज, जिन्होंने घोटाला किया है। जब आप इतिहास में देखेंगे, चाहे किसी भी प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी सरकार रही हो, जब इसको तथ्य को ढूंढेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हर्षद मेहता से लेकर के मोदी तक घोटालेबाज 90%
गुजराती रहे हैं। यह गुजरातियों के लिए बात नहीं है, उन घोटालेबाजों के लिए बात है। मैं कहता हूं सारे गुजराती घोटालेबाज नहीं है, लेकिन जो घोटालेबाज हैं उनमें 90% घोटालेबाजों की जनसंख्या में 90% गुजराती हैं। यह तो सच है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरे पक्ष को देख लीजिए। मैंने कहा कि 5% के लिए 95% का दमन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उस पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं। तो इस खेल को समझिए ऐतिहासिक रूप से और आंकड़ों के आधार पर। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 20 to 20, अभी 20 ही कर रहे हैं भाई। मोदी, आरएसएस और दूसरे जो लोग हैं उनको 20% मानते हैं। अगर 2080 का नारा दे रहे हैं तो भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 20 से 25% होगी, मान लीजिए, लेकिन मात्र 0.001% घोटालेबाज मुसलमान रहे हैं। बड़े घोटाले की बात मैं कर रहा हूं, बड़ा घोटाला जो ब्लेंडर घोटाला होता है, जिसमें हजारों करोड़, 100-200 करोड़, 500 करोड़, लाख करोड़ का घोटाले होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 0.001%। अब बोलिए, अब आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त? इस देश को खतरा किससे है? इस देश में घोटाला किसने किया है? इस देश को लूटा किसने है? और हम उंगली किस पर उठा रहे हैं? हम उन पर उंगली उठा रहे हैं, उन मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं जो हमारे और आपके अपने ब्लड हैं, अपने खून हैं। गुजराती भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे ब्लड हैं, वो भी हमारे खून हैं। और मैं बड़े अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि सारे गुजराती घोटालेबाज नहीं है, लेकिन जितने घोटालेबाज हैं उनमें 90% घोटालेबाज गुजराती हैं। और यह बात नरेंद्र मोदी ने ही खुद ही प्रूव किया। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। दोस्तों, अब इतिहास को थोड़ा आगे ले चलिए। अब आप समझ गए होंगे कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या कुछ अपराधियों का नाम लेकर के जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी कहीं नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का नाम लेकर के गुजरातियों का नाम लेते हैं? ये तो कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, लेकिन क्या उनके समूह में जो कि मैंने अभी तथ्य आपके सामने रखा, तो क्या कहीं नरेंद्र मोदी ये बात करते हैं? और ये बात नहीं करते, उसी काले कारनामे पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी बाकी 80 और 20 का नारा देते हैं, 20% को कटघरे में रखते हैं। और आपसे ही मैं पूछता हूं, आप बताइए, अगर आपको कोई नाम याद हो, शायद एक मोहम्मद अली करके कोई आदमी था जो बहुत ज्यादा धन, ब्लैक मनी इकट्ठा किया था, शायद, मैं जहां तक मेरे दिमाग में आ रहा है, उसके अलावा कोई भी नाम ऐसा नहीं आता जो ब्लेंडर इस तरह का किया हो। चोरी चमारी, डकैती और आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होना, इस तरह की बातें मुसलमान करते रहे हैं। लेकिन उसके लिए सारे मुसलमानों को दोषी देना, उसके लिए सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना कहां का न्याय है? और नरेंद्र मोदी जब जिसकी जनसंख्या में से 20% जनसंख्या को आप क्वेश्चन मार्क पे लाते हैं, 80-20 का नारा देते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि 5% की जनसंख्या में से, जब घोटालेबाजों की जनसंख्या में 90% घोटालेबाज अगर उस 5% जनसंख्या से आते हैं, तो आप क्यों नहीं नाम लेते उनका? आप देश को यह बताने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको बताना चाहिए। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, दूसरे और भी बहुत से तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा, और इस तथ्य को मैं सारी पार्टियों को कह रहा हूं कि आप अगर इस तथ्य को उजागर करेंगे, इस तथ्य को बोलेंगे, इस तथ्य को सामने रखेंगे, आप खुद गूगल कर लीजिए, आप खुद सर्च कर लीजिए, आप खुद इतिहास को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर यह सच है तो इसको मुद्दा बनाइए। नरेंद्र मोदी 80-20 का नाम लेना भूल जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी कभी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 80-20 के नाम से कभी वोट नहीं मांगेगी। आप इसको मुद्दा बनाइए। मैं पार्टियों को संदेश दे रहा हूं, मैं दूसरी पार्टियों को संदेश दे रहा हूं। दूसरी पार्टियों को अगर अकल है तो इसको मुद्दा बनाएं, समझ है तो इसको मुद्दा बनाएं। आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे क्या हुआ है। भारत में मैंने बता दिया कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 20-25% है, लेकिन मात्र 0.01% घोटालेबाज मुसलमान है, जबकि 90% घोटालेबाज गुजराती हैं। आप उन पर सवाल नहीं उठाते, और उन्हीं समुदाय से आने वाले आपके प्रधानमंत्री हैं। कभी उन्होंने उन पर सवाल उठाया, कभी उन्होंने मेहुल चौकसी की बात की, कभी उन्होंने नीरव मोदी की बात की। और जानते हैं जितना बड़ा नुकसान मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या जितने भी मुसलमान क्रिमिनल्स हैं देश का नहीं किया, उससे 1000 टाइम्स मोर इन मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, मोदी एंड मोदी, ये जो जितने भी हैं जिन्होंने घोटाला किया, जिन्होंने बैंकों को फेल किया, जिन्होंने बैंकों को लूटा, जो लूट करके देश छोड़कर भागे, उनके कारण देश का नुकसान हुआ है। देश का नहीं, लोग मरे हैं। किसान अगर आत्महत्या करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। लोग भूखमरी में जी रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। लोग गरीबी में जी रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। आप इतिहास पढ़कर देख लीजिए, कहीं अगर आप मेरी बात गलत निकले तो आप बताइएगा। हर साल, दूसरा आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपको, हर साल भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और किसानों की आत्महत्या में मारे जाते हैं। कौन? मैं कहता हूं ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार भारत पाकिस्तान बंटवारे से लेकर, भारत पाकिस्तान बंटवारे से लेकर आज तक के सीधे युद्ध में, जो कि 2-3 लड़ाइयां पाकिस्तान से हम लड़ चुके हैं, सीधे युद्ध में और आतंकवादी घटनाओं के साथ अगर मिला लिया जाए तो भी जितने भारतीय मारे गए हैं हर साल, जितने भारतीय इतने दिनों में मारे गए हैं, 47 साल का ही मैं अगर आंकड़ा लूं तो 47 साल में जितने भारतीय मारे गए हैं उतने भारतीय तो हर साल भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और किसानों की आत्महत्या में मारे जाते हैं, जिसके लिए अकेले सीधे वो 90% गुजराती जिम्मेदार हैं, जो देश को लूट करके भाग गए, लूट करके बैठे हुए हैं, लूट करके रखे हुए हैं। मैं सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, गलत तरीके से कहीं इसको पेश मत कीजिएगा। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो चोर थे, हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने लोग क्यों मर रहे हैं? जितना पूरे 47 मतलब 1947 से लेकर आज तक 70 सालों में जितने लोग मारे जा चुके हैं विभिन्न माध्यमों से, उतने तो हर साल मारे जाते हैं भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण वगैरह 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 में। और इसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं वो चोर गुजरात, वो 90% गुजरातियों का है। मैं कहता हूं, मेरी बात क्षमा मानते हुए कहता हूं, और मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, माफी मांग लूंगा, सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। आप उस लिस्ट को जारी कर दो, किसका एनपीए है, किसके ऊपर भारत का एनपीए है। बैंकों, भारतीय बैंकों का एनपीए है, और उसी एनपीए के कारण तो बैंक फेल होते हैं, और बैंक फेल होते हैं तो पैसा किसका डूबता है? आम आदमी का, अडानी अंबानी का थोड़ी डूबता है। वो भी अभी छोटे से भाग में कह दूंगा। 90% कर्जा माफ। अब आप नरेंद्र मोदी जी आए, बहुत बड़ा विजन दिखाया लोगों को, और आपने बहुत कुछ अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन इस पूजा में आप ये बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए कि जो कर्जा माफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है,
उनमें भी 90% गुजरातियों का नाम है। क्या यह सच है या गलत? आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री की तरह सोचना चाहिए, आपके निर्णय प्रधानमंत्री के लेवल का होना चाहिए, आपका निर्णय मुख्यमंत्री के लेवल का नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरे देश को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। कभी आप सिखों को बदनाम करने चले जाते हो, कभी आप मुसलमानों को बदनाम करते हो, कभी आप SC ST को बदनाम करते हो, कभी आप छोटी जाति वाले। मोदी जी 5% लोगों में से कुछ चोरों को, कुछ गलत लोगों को बचाने के लिए आप पूरे देश को बदनाम कर लेते हो, लेकिन उनका नाम कभी नहीं लेते। उनका नाम लीजिए, सार्वजनिक कीजिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अगर बैंक की सारी कुछ खत्म हो जाए तो आज भी बैंक की, सारे बैंकों की एक लिस्ट जारी कर दो कि 200 करोड़, चलो 400 कर लो या 500 कर लो, 500 करोड़ से ऊपर का कर्ज किन लोगों ने लिया है। मैं भी कहता हूं उसमें भी 90% गुजराती है, तो किन लोगों ने कर्ज लिया है। अब ये जो कर्ज लेते हैं वो किसका पैसा है? आम आदमी का, गरीब का, मजदूर का, जो अपने बुरे दिनों के लिए कैसे भी बचाकर, कम रोटी खा करके, आधी रोटी खा करके बचा करके रखता है, उसका पैसा है। और उस पैसे को आप पूरी तरह से छूट देते हो अडानी को, अंबानी को, उन लोगों को कि आप जैसे चाहो यूज करो, पूरा देश खरीद लो। अरे देश क्या खरीदेंगे? मोदी जी, मैं व्यापारी हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं एक व्यापार को कैसे क्रिएट किया जाता है और एक कैसे संपत्ति दिखाते हैं, कैसे बैंकों को लूटते हैं, कैसे बैंकों से गोलमाल करते हैं, उसे मुझे पता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जिसको आप ये कह रहे हो, जिसको लोग कहते हैं, कभी कभी हमको एक चैनल पर मैं बैठा था तो वो बोल रहा है कि अगर अडानी अंबानी ना हो तो किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। अरे बाबा, अडानी अंबानी रोजगार नहीं देते, और जो फैक्ट्री चल रही है, जो बिजनेस चल रहा है, जो वर्क आउट चल रहा है, वो अडानी नहीं चला रहे हैं, वो आपके पैसे से चल रहा है। एक किसी भी उद्योगपति का, अडानी की बात कर लेता हूं, अडानी की बात मैं करूं, अगर अकेले अडानी की बात करूंगा, अडानी डिक्लेयर कर दें और बैंक एक दिन ये डिक्लेयर कर दे कि भाई अडानी जी, हमारे पैसे, बैंक के पैसे लोगों के हैं और आप वापस कर दीजिए बैंक को। अडानी 3 टाइम्स, 3 बार अगर बिक जाएंगे तो भी पैसा नहीं चुका पाएंगे। और क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल होता है, वो होता ही नहीं, वो एसेट्स होता ही नहीं। एक कंपनी है, उसका शेयर है, उसका शेयर 10,000 पर शेयर पहुंचा दिए और उस 10,000 पर शेयर को दिखा करके बैंकों से लोन ले लिया और उसे मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उनकी अपनी पूंजी कहां लगी है? मैंने कहा देश का कर्जा, वो देश का पैसा है, वो आम आदमी, गरीब, मजदूर, गरीबों का पैसा है। उस गरीबों के पैसे को आप अधिकार देते हो अडानी अंबानी को यूज करने के लिए कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो। देश वाले ये नहीं समझ पाते कि इनकी औकात क्या है। और मैंने कहा कि अगर बैंक डिक्लेयर कर दे कि भाई आप पूरे पैसे वापस कर दो, तो 3 बार, कोई भी उद्योगपति, मैं अडानी की बात नहीं करता, कोई भी उद्योगपति, सभी मैनिपुलेशन करते हैं। एक जमीन ले लिए, उस पर कुछ बना नहीं, उस पर लोन ले लिए। वैसे आपको तो एक्सपीरियंस है, आप तो एक जियो यूनिवर्सिटी चलवाए थे अंबानी जी से, और जो बना ही नहीं था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसे इनाम भी दे के आ गए, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वगैरह वगैरह। तो ये तो आपके खेल हैं। नरेंद्र मोदी जी 80-20 की बात जब करते हो तो आप पढ़े लिखों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, आप मूर्खों की आंखों में धूल झोंक सकते हो। हमारे जैसे लोगों को बरगला नहीं सकते, हमारे जैसे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते।
हम इतिहास, भूगोल, वर्तमान, इकोनॉमिक्स सब कुछ जानते हैं, हमें पता है, और क्यों करते हैं वो भी हमें पता है, वो आज आपके सामने रखा। लेकिन हम इस देश वालों को कैसे समझाएं? हमारे अपनों में से भी बहुत से लोग हैं जो हम पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं आप गलत बोल रहे हो, मुसलमानों ने यहां कत्लेआम कर दिया, मुसलमानों ने वहां कत्लेआम कर दिया, मुसलमान ये बुरे, मुसलमान वो बुरे। आप इस तरह से क्रिएट करते हो नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों को। देश किससे बनता है? देश हमसे, आपसे, आम जनता से, हर आदमी से बनता है। और जब उस आदमी को ही तोड़ दोगे, आदमी आदमी को ही लड़ा दोगे, किसी घर में पति पत्नी को लड़ा दोगे तो घर कितने दिन तक रहेगा? तो देश को आप एससी एसटी को सवर्ण से, सवर्ण को एससी एसटी से, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, मैं समझ नहीं पाता। जब लड़ा ही दोगे तो देश आप बचा कैसे पाओगे? आप 80-20 की बात तो करते हो, कभी जैन, मैं कह रहा हूं बड़े दावे के साथ ऐतिहासिक रूप से कि धर्म, दुनिया में धर्म अगर कोई है तो एक है, वो हिंदू धर्म है। उसे वैदिक कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन है एक ही धर्म, एक है, क्योंकि विज्ञान है, शास्त्र है, भूगोल है, सब कुछ उसमें है, इसलिए वो धर्म है। बाकी तो संप्रदाय है। तो जैन भी संप्रदाय है, सिख भी संप्रदाय है, बौद्ध भी संप्रदाय है, मुसलमान भी इस्लाम भी एक संप्रदाय है। अब संप्रदायों से लड़ाकर आप क्या हासिल करना चाहते हो? और किसी का तो नाम आप लेते नहीं, लेकिन मुसलमानों को आपने हवा बना रखा है। तो क्या सचमुच इस देश को मुसलमानों से खतरा है? वो मुसलमान कैसे हो गए? वो बेगाने कैसे हो गए? वो विरोधी कैसे हो गए? मैंने आपको उदाहरण दिया, आप देख लीजिए। मैंने परसेंटेज वाइज बताया, 0.01%। मुख्तार और अतीक और ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स, वो भागा हुआ जो पाकिस्तान में जाके बैठा है, वो वगैरह वगैरह सबको जोड़ लोगे तो भी 0.01% है। उन्होंने क्या बिगाड़ लिया? बिगाड़ा, लेकिन क्या बिगाड़ लिया? उतना नहीं बिगाड़ा देश का उतना सर्वनाश नहीं किया जितना आपके लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने। हम जिनके लिए कह रहे हैं वो भी हमारे अपने हिंदू भाई हैं, वो हमारे अपने हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम न्याय की बात जब करते हैं तो हमें न्याय से बोलना चाहिए, अन्याय से नहीं। किसी को बचाने के लिए किसी और को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। मोदी जी, मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला है, और जो बोला है वो लिखित, जो लिखा था, जो इतिहास है, जो साक्ष्य है, उसके अनुसार बोला था। मुझे इस बात का अफसोस भी रहेगा, दर्द भी रहेगा कि आप मुझे अनायास जेल भेज दिए 3 दिन। मैं कभी भूलूंगा नहीं, और उसके लिए आपको संन्यास ग्रहण करना होगा। इसके लिए धन्यवाद कि मैं 3 दिन वापस आ गया, और उसके लिए आपको संन्यास लेना होगा, राजनीति से लेना ही पड़ेगा। मोदी जी, जिन तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा, ये देश जिस दिन ये समझ जाएगा 80-20 की भाषा बोलना बंद कर देगा। और जो भी 80-20 की भाषा बोलता है उसे इस वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और मैंने जो कहा उसे ऐतिहासिक तथ्य पे जांचना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं कोई क्या कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा मैं आपकी तरह भगवान भी नहीं हूं, आपकी तो पूजा वूजा होने लगी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। मैं तो जहां एक जगह से सुनता हूं, एक जगह से देखता हूं, एक जगह से पढ़ता हूं, कहीं इतिहास से निकालता हूं, कहीं भूगोल से देखता हूं, तो वही बात कहता हूं। मैं तो वही कहता हूं जो है, जो तथ्य जो सामने है। अन्याय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। मात्र 5% में से कुछ लोगों को बचाने के लिए आप
पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं, पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पूरे देश पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जो आज ये नारा देते हैं 80-20 का, कभी आपने उन पर कार्रवाई की? जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी उन पर आपने सवाल उठाया? जो गोली मारो का नारा देते हैं मंच से, कभी आपने उनको सजा दी? नहीं। मैं आपके खिलाफ नहीं बोलता कि आप मुझसे नाराज होकर के मुझे जेल भेज दिए, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलता, मैं एक तथ्य पेश करता हूं। मैं कभी ऐसा नारा नहीं लगाता गोली मारो, ये करो, वो करो, ऐसा तो कुछ नहीं बोलता। मैं तो तथ्य बोलता हूं, और वो तथ्य भी आपसे नहीं पचता। चलिए कभी आपसे इस तरह का संवाद करेंगे। हम और आप नरेंद्र मोदी जी रामदेव की कृपा नहीं कहेंगे, हमारा दुर्भाग्य था वो पीरियड, वो 4 साल कि हम रामदेव जैसे दलाल के लिए खड़े रहे, जिन्होंने सारी बातों को मिट्टी के गड्ढे में डाल दिया और आपके पिछवाड़े आपके पीछे जाकर खड़े हो गए। इस बात का हमें दुख है, लेकिन हम आपके सामने रहे हैं और आपने सामने से वादा किया है और आपने सामने से गला तराशी की है, आपने सामने से धोखा दिया है। गलत है। वो तस्वीरें आपको मिल जाएंगी ताल कटोरा स्टेडियम की, या और भी जहां हम रहे हैं, आप रहे हो, या वो पतंजलि का योगा सेंटर जहां आप मंच पर रहे हो, भले ही हम नीचे रहे हैं, बैठे हैं, वो अलग बात है। सीधे लेकिन आपने जो वादा किया, वादा खिलाफी की। आपके वादा खिलाफी पर रामदेव तो नेपथ्य में चले गए, वो मैं समझता हूं। अगर रामदेव आज आवाज उठाएं, रामदेव अगर सच बोलने की कोशिश करें, तो वो भी जेल में मिलेंगे, आसाराम की तरह। इसलिए नहीं बोलते, बेचारे जो सुख है उसे तो छोड़कर नहीं जाना चाहते, पड़े हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं, कोई बात नहीं, उनसे मुझे कोई एतराज नहीं। भीख मांग करके जो इतनी बड़ा इंपायर खड़ा किया आपके सहयोग से, तो वो ऐश करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। मोदी जी देश के साथ न्याय कीजिए। मोदी जी देश को प्रधानमंत्री बनकर के चलाइए, देश को गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर मत चलाइए, या तो फिर गुजरात चले जाइए। इसे प्रार्थना भी समझ लीजिए, इसे चैलेंज भी समझ लीजिए, इसे जो समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन कम से कम आपने निरपराध मुझे 3 दिन की जेल यात्रा करवाई है। मैं आपको उसके उपलक्ष्य में तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। आप फिर से जाइए उन हिमालय की तराइयों में, और फिर से अध्ययन कीजिए, और फिर लौट कर आना 2-5 साल के बाद, तब आपका दिमाग खुलेगा। आपको एक अध्ययन की जरूरत है, आपको एक अध्यात्म की जरूरत है, तब आप प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आप अभी प्रधानमंत्री नहीं, आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। मैंने जो तथ्य आज रखे, जो तथ्य आपके सामने पेश किए, वो सिर्फ एक लिटरल है, मतलब लिखा हुआ है, सब जगह है, अवेलेबल है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाया। मैं अपने गुजरात के भाइयों से विनम्रता से क्षमा मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं कि मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन पूरा देश ये बात कहता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी है वो मुसलमान। हर बात आप भी कहे हो, आपके लोग भी कहे हैं, सब कहते हैं। वही बात मैंने आपके ही भाषा में, आपके ही तरीके से ये कही कि हर गुजराती चोर नहीं है, हर गुजराती बुरे नहीं है, लेकिन जो बुरे हैं, जो चोर हैं, जो डिफॉल्टर हैं, जो धोखेबाज हैं, जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने देश को गरीब बनाया, जिन्होंने मजबूर किया देश को, जिन्होंने देश का इतना सर्वनाश किया, वो गुजराती है। 90% उसमें से गुजराती, बाकी और भी होंगे 10%।